जंगल हमें अपनी तरफ जितना खींचते हैं उतना ही डराते भी हैं। कहीं हम वहां खो गए तो, या फिर किसी जंगली जानवर से सामना हो गया तो। ये डर ठीक भी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि असली जंगल क्या होता है। जब हम किसी नेशनल पार्क या सफारी में घूमने जाते हैं तो हमारे साथ एक गाइड और बस एक फोन की दूरी पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, और हम एक बने बनाए रास्ते पर ही चलते हैं। मगर ये असली जंगल नहीं होता। जंगल इससे बहुत अलग होता है और अक्सर डरावना भी। विनायक का आज नौकरी पर पहला दिन था। उसने काजीरंगा नेशनल पार्क में एक फॉरेस्ट गार्ड की हैसियत से ज्वाइन किया था। उसका काम यह देखना था कि वहां आने वाले टूरिस्ट की वजह से जानवरों को कोई परेशानी ना हो, और ये भी कि सभी टूरिस्ट सही सलामत वापस लौट जाएं। वैसे तो वहां कई सारे गार्ड और फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, और उन सब की मुलाकात आपस में कम ही हो पाती थी। नेशनल पार्क में बने एक फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में सब अपनी शिफ्ट शुरू होते हुए मिलते और अपनी अपनी पोस्ट पर चले जाते। नए भर्ती हुए गार्ड्स को अक्सर रात की ही शिफ्ट मिलती थी, और विनायक के साथ भी ऐसा ही था। उसकी शिफ्ट रात को 8 बजे शुरू होनी थी। विनायक को पहुंचना था चौकी नंबर 13 पर। आज ड्यूटी का पहला दिन था, इसीलिए विनायक ठीक 7:30 बजे ही हेडक्वार्टर पहुंच गया। वहां बैठा वो सीनियर ऑफिसर का इंतजार कर रहा था। करीब 7:15 बजे वो ऑफिसर वहां पहुंचा। उसने रजिस्टर में अपना टाइम 8 बजे का लिखा और सीधा विनायक के पास जा पहुंचा। विनायक ऑफिसर को देखते ही खड़ा हो गया और उसने सैल्यूट मारा। ऑफिसर ने उसे उसके काम के बारे में थोड़ा बहुत बताया और अपनी पोस्ट पर जाने के लिए कह दिया। उसने विनायक को एक डायरी भी दी जिसमें जंगल के बारे में जरूरी जानकारी दी गई थी और कुछ इमरजेंसी नंबर और वायरलेस चैनल लिखे हुए थे। कोई जरूरत पड़ने पर उन्होंने उसे उसी नंबरों पर कॉल करने या वायरलेस करने को कह दिया। उसके बाद उसे ड्यूटी पर इस्तेमाल करने के लिए एक बंदूक और एक बैग जिसमें की जरूरत की चीजें जैसे कि फ्लैश लाइट, फर्स्ट एड किट और कुछ कारतूस वगैरह भी दिए गए। विनायक को आज यहाँ बड़ा रोमांच महसूस हो रहा था। वो अभी सारा सामान लेकर हेडक्वार्टर से बाहर निकल ही रहा था कि पीछे से आती एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। विनायक, विनायक, जरा रुको। विनायक पलटा तो वहां एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जिसने गार्ड की वर्दी पहनी हुई थी। उसने कहा, तुम ही विनायक हो ना? हेलो, मैं जैकब। आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम्हें रात की शिफ्ट मिली है, वो भी चौकी नंबर 13 पे। तुम्हारी किस्मत ही खराब है। चलो पहले पोस्ट पर चलते हैं, फिर मैं तुम्हें काम समझाता हूँ। विनायक को पता नहीं था कि उसके साथ ड्यूटी पर कोई और भी है। उसे लगा चलो अच्छा है, कम से कम रात में समय तो कट ही जाएगा। दोनों ने अपनी अपनी बंदूक और बैग उठाए और साइकिल लेकर जंगल में अंदर की तरफ चल पड़े। उनकी साइकिल पर एक एलईडी लाइट लगी हुई थी जिससे उन्हें इस अंधेरे में भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा था। अब तक वो लोग जंगल के खुले इलाके में थे, पर अब जंगल गहरा हो रहा था। जैकब बोला, देखो, यहाँ से जंगल घना हो जाता है तो तुम मेरे साथ ही रहना। अगर यहाँ भटक गए तो पता नहीं कब मिलोगे, या फिर मिलोगे भी या नहीं पता नहीं। विनायक बड़े ध्यान से उसके पीछे पीछे साइकिल चला रहा था। अब उसे यह भी समझ आ रहा था कि आखिर वो लोग साइकिल से ही अपनी पोस्ट पर क्यों जा रहे हैं। जंगल का रास्ता इतना घना और ऊंचा नीचा था कि वहां कोई जीप या मोटरसाइकिल आसानी से नहीं जा सकती थी।
कुछ दूर जाने पर जंगल इतना घना हो गया था कि साइकिल भी ठीक से चलाना मुश्किल हो रहा था। जैकब ने विनायक को अपनी साइकिल एक पेड़ के पास लगा देने को कहा। वहां से वो दोनों पैदल ही फ्लैशलाइट लेकर अपनी चौकी की तरफ चल पड़े। विनायक को उस घने जंगल में चलने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, पर जैकब बड़े आराम से पेड़ों और झाड़ियों के बीच अपना रास्ता बना रहा था। विनायक तो बड़े ध्यान से जंगल को देखे जा रहा था। उसने इतना घना जंगल कभी नहीं देखा था। उसे लग रहा था कि कहीं कोई जानवर उस पर हमला न कर दे। वहीं जैकब को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे ये उसका घर हो। जैकब शरीर से भी काफी तगड़ा था, तो विनायक को भी भरोसा था कि अगर कुछ हुआ तो जैकब तो उसके साथ है ही। करीब आधे घंटे में वो दोनों अपनी पोस्ट पर पहुंच गए। विनायक को पेड़ों की ओर से एक छोटा सा घर जैसा कुछ दिखा, जहां एक बल्ब जल रहा था। उस घुप अंधेरे में उस बल्ब की रोशनी बस इतनी ही थी कि दरवाजा ठीक से दिख रहा था। जैकब ने कैबिन का ताला खोला और दोनों अंदर चले गए। अंदर जाते ही जैकब ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसने पंखा ऑन किया और एक कुर्सी पर बड़े आराम से बैठ गया। उसने विनायक से बैठने को कहा और बोला, विनायक, देखो अब इस जंगल को ही अपना घर मानो और यहाँ जितनी जल्दी घुल मिल जाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वैसे तो साहब ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा, पर मैं फिर से समझा देता हूँ। पोस्ट में इस कमरे के अलावा एक रसोई और एक बाथरूम है और बैठने के लिए मेज कुर्सी। वहाँ अलमारी में बंदूक की गोलियां, कुछ दवाइयाँ और जानवरों को बेहोश करने वाली डार्ट रखी है। इस कैबिन का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना होता है, चाहे तुम इसके अंदर हो या बाहर, समझ गए? और जो गोलियां हमें मिली हैं वो जानवरों पर चलाने के लिए नहीं हैं। इनकी ज़रूरत हमें तभी पड़ेगी जब हमारा सामना किसी शिकारी या बदमाशों से हो जाए। कभी कभी हमें यहाँ कुछ लाशें भी मिलती हैं। ऐसे में हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना और कुछ भी होने पर सीधा हेडक्वार्टर को वायरलेस पर बता देना। अगर कोई बड़ा जानवर जैसे कोई जंगली भैंस या हाथी वगैरह से सामना हो जाए तो हवा में फायर करके उन्हें भगा देना। उसके अलावा अपना वायरलेस हमेशा ऑन रखना। यहाँ मोबाइल का नेटवर्क का कुछ पता नहीं होता, अभी है 2 मिनट बाद नहीं है। और आखिरी बात, रात में कभी भी अगर कोई मदद के लिए पुकारे तो सीधा बाहर मत चले जाना। थोड़ी देर रुकना और सुनना कि आवाज़ कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, तभी बाहर जाना। और अगर मैं सो रहा हुआ तो सबसे पहले मुझे जगाना, समझे? विनायक ने जैकब से कहा कि किसी की जान खतरे में भी तो हो सकती है। ऐसे में उसे मदद करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। अगर कोई इंसान मर गया या कुछ और हो गया तो? विनायक की बात सुनकर जैकब हंसने लगा। वो बोला, विनायक, तुम अभी इस जंगल से वाकिफ नहीं हो। यहाँ तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। जब तक तुम इस जंगल में हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से तुम नहीं, सिर्फ तुम्हारी खबर वापस जाए। विनायक ये सुनकर थोड़ा डर गया था, तो जैकब ने उसे हिम्मत बंधाई। अरे डरो मत, मैं हूं ना। बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करना और तुम्हें कुछ नहीं होगा। जाओ भी रसोई में जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। विनायक ने कहा कि मैं घर से कुछ खाना लाया हूं, वही खा लेते हैं। जैकब ने कहा, अरे खाना भी कहाँ, अभी तो 9:15 ही बजे हैं। चलो, आज ड्यूटी पर तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें मैं पार्टी देता हूँ। ये कहते हुए जैकब ने अपने बैग से शराब की एक बोतल निकाली और मेज पर रख दी। उसने बोतल खोली और एक एक पैक बनाया। दोनों ने थोड़ी थोड़ी पी और खाना खाकर आराम करने लगे। कुछ ही देर में जैकब कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया। मगर विनायक का आज पहला दिन था और वो नहीं चाहता था कि वो आज ही ड्यूटी पर सो जाए, तो उसने मेज पर रखे रेडियो पर धीमी आवाज में गाने चला दिए।
वो अपने पैर मेज पर रखकर आराम से गाने सुन रहा था और बीच बीच में घड़ी पर टाइम भी देख रहा था। नाइट शिफ्ट इतनी आसान भी नहीं होती जितना उसे लगता था। समय काटे नहीं कट रहा था। विनायक बीच बीच में उठकर थोड़ा टहल भी लेता। अब तक उसका नशा भी उतर चुका था। वो उठा और रसोई में जाकर अपने लिए चाय बना लाया। वो चाय पी ही रहा था कि उसके कानों में दूर से आती हुई एक आवाज पड़ी। अरे कोई है? कोई सुन रहा है क्या? अरे कोई है क्या यहाँ? अगर कोई सुन रहा है तो मेरी मदद करो प्लीज। विनायक थोड़ा चौकन्ना हो गया। सुनने में वो आवाज दूर से आती लग रही थी, पर जो भी मदद की गुहार लगा रहा था वो इतना पास तो था कि उस तक 10-15 मिनट में पहुंचा जा सके। विनायक ने तुरंत रेडियो बंद किया। वो सोच रहा था कि पहले जैकब से पूछ ले कि उसे क्या करना चाहिए। कहीं वो नाराज हो गया तो। पर ऐसा करने से पहले उसने अपना वायरलेस सेट उठाया और हेडक्वार्टर के चैनल पर मैसेज भेजा। हेलो हेडक्वार्टर, चौकी नंबर 13 से विनायक, ओवर। हेलो हेडक्वार्टर, चौकी नंबर 13 से विनायक, ओवर। हमें यहाँ किसी ने मदद के लिए आवाज लगाई है। क्या आपके पास किसी के लापता होने की कंप्लेंट है? ओवर। उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्या हेडक्वार्टर में भी नाइट शिफ्ट में सब सो जाते हैं? विनायक ये मन ही मन सोच रहा था। उधर वो आवाज बार बार आ रही थी। विनायक ने अब जैकब को नींद से उठा दिया और उस आवाज के बारे में बताया। जैकब ने उससे कहा, चुपचाप सो जाओ, यहाँ ऐसी आवाजें आती रहती हैं। विनायक उसे हैरानी से देख रहा था। उसने कहा कि किसी की जान खतरे में भी तो हो सकती है। ऐसे में वो यहाँ कैसे बैठा रह सकता है? उसे अपनी ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। विनायक अभी उठा ही था कि जैकब ने उसे पकड़कर बिठा दिया। वो बोला, कहा ना सो जाओ। इस जंगल को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ और यहाँ ऐसे ही कोई आवाजें नहीं लगाने लगता। एक बार सोच कर तो देखो, यहाँ कोई अकेला आता है क्या? और सबके साथ एक गाइड हमेशा ही होता है। और इस वक्त सारे टूरिस्ट गेस्ट हाउस में होते हैं, तो जंगल में कोई इतना अंदर कैसे आ सकता है? विनायक उसे बड़ी हैरानी से देख रहा था, क्योंकि जैकब को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। क्या उसे किसी के जीने मरने से कोई लेना देना नहीं था? विनायक ने उससे कहा कि कुछ भी हो वो एक बार देखने तो जरूर जाएगा। जैकब ने कहा, ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर उससे पहले रजिस्टर में एंट्री कर देना। तुम्हें कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। और हाँ, ये जो बंदूक तुमने अपने कंधे पर टांग रखी है, इसे किसी जानवर पर मत चला देना। अब चलो निकलो, मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ। यह कहकर जैकब ने विनायक को बाहर जाने का इशारा किया और उसे बाहर छोड़कर कैबिन का दरवाजा अंदर से तुरंत बंद कर लिया। बाहर दरवाजे पर बस एक छोटे से बल्ब की रोशनी में खड़ा विनायक ये सोच रहा था कि देखने में तो इतना लंबा चौड़ा है और अंदर से इतना डरपोक। इतने साल हो गए यहां काम करते करते, फिर भी मुझे अकेला छोड़ दिया। विनायक ने आसपास देखा तो वहां घुप अंधेरा था और वो आवाज अब भी आ रही थी। विनायक अपनी फ्लैशलाइट लेकर अंदाजे से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। वो अभी नया था और उस जंगल के बारे में उसे उतना ही पता था जितना अपनी ट्रेनिंग में उसने सीखा था। 5-10 मिनट चलने के बाद विनायक को कोई दिखा। उसने अपनी फ्लैशलाइट उस तरफ की तो एक टूटे हुए पेड़ पर कोई बैठा हुआ था। वो शायद एक बहुत पुराना दरख्त था जो कि टूटकर जमीन पर गिर गया था। उस पेड़ पर एक बच्चा बैठा हुआ था। देखने से उसकी उम्र 9-10 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। विनायक उसे बड़ी हैरानी से देख रहा था, क्योंकि जो आवाज उसने अभी सुनी थी वो किसी बच्चे जैसी तो नहीं थी।
वो वहां बैठा बस विनायक को ही देख रहा था, मगर उस अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। विनायक ने उस बच्चे से बोला कि उसे अब डरने की जरूरत नहीं है, वो उसे उसके मम्मी पापा के पास जरूर ले जाएगा। उसने उसे अपने पास बुलाया, मगर वो बच्चा वहां वैसे ही बैठा रहा। विनायक अब उस बच्चे के थोड़ा पास पहुंच गया था और उसकी शक्ल भी अब थोड़ी बहुत दिख रही थी। उसने एक लाल रंग का स्वेटर पहना हुआ था। ताज्जुब की बात थी कि इतने अंधेरे में वो बच्चा वहां बिल्कुल अकेला था और उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। विनायक उसके थोड़ा और पास पहुंचा और उस बच्चे को देखकर उसे जैसे हार्ट अटैक ही आ गया। उस बच्चे की आंखों से कुछ काला सा टपक रहा था, शायद वो खून था। विनायक के पास पहुंचते ही वो बच्चा बड़े अजीब तरह से मुस्कुराने लगा, मगर उसकी ये मुस्कान विनायक को डरा रही थी, क्योंकि उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। विनायक फिर भी हिम्मत करके उस बच्चे को अपनी गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ा, मगर पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। वो पीछे पलटा तो जैकब अपनी फ्लैश लाइट लेकर उसी तरफ आ रहा था। जैकब ने पूछा, क्या हुआ? तुम तो किसी की मदद करने आए थे ना? कौन आवाज लगा रहा था? विनायक उस बच्चे को देखने के लिए जब उस तरफ पलटा तो वहां कोई नहीं था। उसने जैकब से पूछा कि यहां भी एक बच्चा बैठा हुआ था, वो कहां चला गया? जैकब ने जवाब दिया, बच्चा? कौन सा बच्चा? कैसा बच्चा? तुम अभी यहां से चलो, चौकी चलकर बात करते हैं। चौकी पर वापस पहुंचते ही जैकब ने विनायक को डांटना शुरू कर दिया। तुम्हें मना किया था ना बाहर जाने से। देखो विनायक, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। इस जंगल में जानवरों के अलावा ऐसा और भी बहुत कुछ है जिससे तुम वाकिफ नहीं हो, और अच्छा होगा कि तुम इन सब में ना ही पड़ो। अब तुम्हें यही नौकरी करनी है और मैं चाहता हूं कि तुम हर सुबह सही सलामत अपने घर वापस पहुंचो। समझो जरा। विनायक अभी तक उस बच्चे को भूला नहीं था। वो सोच रहा था कि आखिर वो बच्चा गया कहां। उसने जैकब से कहा कि ठीक है, वो अब कभी उसकी बात नहीं टालेगा, मगर उसे बताना पड़ेगा कि वो किसकी बात कर रहा है। आखिर अब उन दोनों को रोज इसी चौकी पर जो आना है। जैकब ने कहना शुरू किया, देखो मुझे पक्का तो नहीं पता, पर इस जंगल में कुछ तो है। आज तुम्हारे साथ जो हुआ है वो कई बार मेरे साथ भी हो चुका है, और शायद और भी कई गार्ड्स के साथ। जब मेरी पोस्टिंग इस चौकी पर हुई थी तो मैंने भी ऐसी ही आवाजें सुनी थी, और मैं कई बार देखने गया कि शायद किसी को मेरी मदद चाहिए हो, मगर हर बार मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखी और महसूस हुई कि मुझे अपनी जान का डर महसूस होने लगा। और मैं किसी को जानता भी हूं जो इस जंगल की भेंट चढ़ चुका है। उसका आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। इसीलिए मैं तुम्हें भी मना कर रहा हूं कि कुछ भी हो जाए, रात में कभी कैबिन का दरवाजा मत खोलना, और जब तक वायरलेस पर मैसेज ना आए बाहर भी मत जाना। अब जाओ, जाकर आराम करो और मुझे भी सोने दो। विनायक ने बाथरूम में जाकर अपने मुंह पर पानी की छींटें मारी और आकर कुर्सी पर बैठ गया। ऐसा नहीं था कि वो भूत प्रेत या पैरानॉर्मल में नहीं मानता था, पर आज जो हुआ था उसकी उम्मीद उसे नहीं थी। विनायक पूरी रात वैसे ही कुर्सी पर बैठा रहा और वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब वो उठा तो शायद जैकब वहां से निकल चुका था। उसने रजिस्टर खोल कर देखा तो उसमें जैकब के नाम से एंट्री हो चुकी थी। विनायक सोच रहा था कि क्या अजीब आदमी है, कम से कम मिलकर तो जाता। शाम को विनायक ठीक अपने समय पर हेडक्वार्टर वापस पहुंच गया और जैकब का इंतजार करने लगा। 5-10 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब जैकब नहीं आया तो वो बाहर की तरफ निकल गया, और बाहर जाते ही वो जैसे जैकब से टकरा गया।
जेकब ने उसे 2 मिनट रुकने को कहा। वो अंदर गया और अपना सामान लेकर बाहर निकला। दोनों आज फिर से चौकी की तरफ निकल पड़े। अपनी साइकिल एक तरफ रखकर जब वो जंगल में अंदर की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। जैकब ने विनायक की तरफ देखा और उसे चुपचाप अपने पीछे चलते रहने का इशारा किया। विनायक ने वैसा ही किया। दोनों को बार बार लगता जैसे झाड़ियों में कोई है या फिर कोई पेड़ पर से उन्हें देख रहा है, पर वो दोनों बिना ज्यादा कुछ किए अपनी पोस्ट की तरफ बढ़ते रहे। उन्हें अब चौकी के बाहर लगे बल्ब की रोशनी दिखाई पड़ रही थी और दोनों की चाल तेज हो गई थी। पास पहुंचते ही दोनों तेजी से अंदर भागे और दरवाजा बंद कर लिया। विनायक और जैकब बुरी तरह हाँफ रहे थे। विनायक जैकब की तरफ सवाल भरी नजरों से देख रहा था। जैकब बोला, डरो मत, यहां कोई नहीं आएगा। विनायक से अब रहा नहीं गया। उसने जैकब से पूछ ही लिया कि आखिर इस जंगल में सब क्या होता रहता है और क्या उसे अब इन सब से डरना चाहिए। जैकब ने जवाब दिया, देखो, मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि मैं तो अपने काम से काम रखता हूं, मगर ये जो चौकी है, चौकी नंबर 13, इसके बारे में सारे गार्ड तरह तरह की बातें करते हैं। मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि यहाँ किसी की मौत हो चुकी है। वो भी तुम्हारी तरह एक गार्ड था जो अकेले इसी चौकी पे ड्यूटी करता था। काफी मेहनती आदमी था, हर किसी की मदद करने को हमेशा तैयार। जब से उसने ड्यूटी करना शुरू किया था, जंगल में शिकार होना लगभग बंद हो गया था। 5-7 शिकारियों को तो उसने खुद ही मौत के घाट उतार दिया था, मगर उसके साथ ठीक नहीं हुआ। कहते हैं उसे एक बार किसी की मदद की पुकार सुनाई दी। वो बिना हेडक्वार्टर को खबर किए उस तरफ चल पड़ा, मगर वो मदद की पुकार शिकारियों की एक चाल थी उसे वहां बुलाने की। उन्होंने एक छोटे बच्चे को पकड़कर उसे उस गार्ड को बुलाने के लिए मजबूर किया था। वो जैसे ही वहां पहुंचा, उन सब ने उसे पकड़ लिया और उसे इतनी भयानक मौत दी कि आज तक उसकी लाश भी नहीं मिली। उस बेचारे बच्चे का भी आज तक कुछ पता नहीं चला। कोई कहता है वो इस जंगल की आज भी रखवाली करता है, वहीं कई लोग उससे डरते भी हैं, पर सच क्या है ये तो वही जानता होगा। विनायक ने जैकब की तरफ देखकर पूछा, और वो बच्चा, उसके साथ क्या हुआ? जैकब बोला, पता नहीं, मगर लोग कहते हैं कि उस बच्चे की आत्मा आज भी जंगल में भटकती है और वो आज भी मदद के लिए आवाज लगाता है, और अगर कोई उससे बात करे या उसे छू ले तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। उस दिन मैंने तुम्हें बचा लिया था। अब मेरी बात तुम चाहे मानो या ना मानो, बस इतना ध्यान रखना कि अकेले बाहर मत जाना। विनायक ने जैकब से कुछ नहीं कहा। दोनों ने थोड़ा आराम किया और बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाकर जैकब मेज पर पैर टिकाकर सिगरेट पीने लगा। उधर विनायक खिड़की के पास खड़ा जाने क्या सोच रहा था कि तभी एक जानी पहचानी आवाज उसे सुनाई दी। अरे कोई है? कोई सुन रहा है क्या? विनायक और जैकब एक दूसरे को देखने लगे। जैकब ने उसे रुकने का इशारा किया। वो आवाज फिर से आई, अरे कोई है? कोई है क्या यहां? अगर कोई सुन रहा है तो मेरी मदद करो। जाने क्यों मगर आज जैकब अपनी जगह से उठा और विनायक से साथ चलने को कहा। दोनों अपनी फ्लैशलाइट लेकर जंगल में चल पड़े। वो आवाज अब भी आ रही थी, पर ऐसा लगता था कि जो भी आवाज लगा रहा था कुछ थक सा गया था। जैकब ने विनायक से जरा तेज चलने को कहा। दोनों कुछ ही मिनटों में उस आवाज के करीब पहुंच गए। उन्होंने इधर उधर फ्लैशलाइट मारी तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जानवरों को मारने वाले ट्रैप में फंसा हुआ था।
विनायक दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे निकालने की कोशिश करने लगा। हैरानी की बात थी कि आज जैकब ने उसे नहीं रोका। विनायक को वो ट्रैप हटाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, मगर जैकब उसकी मदद नहीं कर रहा था। वो तो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। किसी तरह विनायक ने उसका पैर उस ट्रैप से छुड़ाया। जैकब अब भी चुप था। विनायक उस आदमी को सहारा देते हुए चौकी की तरफ ले जाने लगा। अजीब बात थी कि जैकब विनायक की मदद बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो बस फ्लैश लाइट से उसे आगे का रास्ता दिखाता हुआ चल रहा था। चौकी पहुंचने पर विनायक ने उस घायल आदमी की चोट पर पट्टी की और हेडक्वार्टर में खबर पहुंचा दी। हेडक्वार्टर से विनायक को पैगाम आया कि वो जंगल की पगडंडी तक तो एम्बुलेंस भेज सकते हैं, मगर वहां तक उसे खुद ही आना होगा, और अगर वो चाहे तो सुबह तक इंतजार कर ले, क्योंकि सुबह एक छोटी सी जीप उसकी चौकी तक आ सकती है। चूंकि चोट उस आदमी के पैर में लगी थी, इसीलिए विनायक ने सुबह तक इंतजार करने का फैसला किया। विनायक ने उस आदमी को कुर्सी पर बैठाया और अपने फर्स्ट एड किट से उसे कुछ दर्द कम करने की दवाएं दी। विनायक जैकब से बात करना चाहता था, मगर वो कहीं दिख नहीं रहा था। उसे याद था कि जैकब बाहर तक तो उसके साथ आया था, पर वो अचानक कहाँ चला गया। उसने कैबिन के अंदर जाकर देखा तो जैकब वहां भी नहीं था। उसने उस घायल आदमी से भी जैकब के बारे में पूछा, मगर उसे भी कुछ ज्यादा पता नहीं था। शायद उसका ध्यान अपनी चोट पर लगा हुआ था, बल्कि वो तो विनायक को ऐसे देख रहा था जैसे वो पता नहीं क्या बकवास कर रहा हो। विनायक कैबिन के बाहर के दरवाजे की तरफ गया और जैकब को ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसने उसे 1-2 बार आवाज भी लगाई, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। विनायक थोड़ा परेशान हो गया था, और उसने सोचा कि शायद जैकब मदद लाने के लिए हेडक्वार्टर की तरफ निकल गया हो। विनायक और वो घायल आदमी रात भर उसी कुर्सी पर सोते रहे। सुबह चौकी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। विनायक ने उठकर दरवाजा खोला तो कुछ गार्ड और एक जीप बाहर खड़ी थी। विनायक उस घायल आदमी को लेकर जीप में बैठ गया और हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। वो सोच रहा था कि वो हेडक्वार्टर पहुंचते ही उन्हें जैकब की कल रात वाली हरकत के बारे में बताएगा, और हेडक्वार्टर पहुंचते ही उसने सबसे जैकब के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। उसने बताया कि जैकब पहले दिन भी शिफ्ट खत्म होने पर बिना बताए निकल गया था, और कल रात भी वो न जाने कहां चला गया। वो चाहता था कि वो तुरंत ही उसकी शिकायत दर्ज करें और जैकब को सबक सिखाएं, मगर विनायक की बातें सुनकर सब उसे घूर रहे थे। विनायक को भी अब गुस्सा आ रहा था। वो उन पर चिल्लाने लगा कि आखिर वो क्यों उसकी शिकायत दर्ज नहीं कर रहे। तभी एक अधेड़ उम्र के दिखने वाले गार्ड ने उसे अपने पास बुलाया और दीवार की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या यही वो जैकब है जो उसके साथ 2 दिन से ड्यूटी पर था। विनायक उसे देखते ही पहचान गया, मगर वो बोर्ड जहां जैकब की तस्वीर लगी हुई थी उस पर लिखा था KIA, यानी किल्ड इन एक्शन। इसका मतलब था वीर गति को प्राप्त। विनायक तुरंत ही बोल पड़ा, ये सब क्या है? क्या ये कैसे हो सकता है? जैकब तो मेरे साथ 2 रात ड्यूटी पर था। हम दोनों ने साथ खाना खाया था। उसने तो मुझसे बहुत सारी बातें करी थी। इस जंगल के बारे में मैं थोड़ा बहुत जो भी जानता हूं सब कुछ तो जैकब ने ही बताया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? वहां खड़े सारे लोग विनायक को हैरानी से देख रहे थे। विनायक लगभग पागल सा हो रहा था। उसे अपनी आंखों पर और अपनी याददाश्त पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी एक सीनियर ऑफिसर उसके पास आया और उसे अपने कैबिन में ले गया।
उसने विनायक को अंदर बिठाया और उसे जैकब के बारे में बताना शुरू किया। उसके मुताबिक जैकब के साथ एक बच्चे को कुछ साल पहले शिकारियों ने मार दिया था और आज तक उन दोनों की लाश भी नहीं मिली थी। उस दिन के बाद से चौकी नंबर 13 में कई अजीब व गरीब हादसे हो चुके हैं। एक दो गार्ड जो कि शिकारियों के साथ मिले हुए थे, उनकी लाशें भी उस चौकी में मिल चुकी थी। कोई भी गार्ड जो इस हादसे के बारे में जानता है वहां ड्यूटी नहीं करना चाहता। चूंकि विनायक नया था, इसीलिए उसकी पोस्टिंग उस चौकी पर की गई थी। विनायक ये सब सुनकर सख्ते में था। वो सोच रहा था कि आखिर जैकब की आत्मा ने उसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने तो उसकी मदद ही की थी। शायद ये विनायक के दिल की अच्छाई और उसकी सबकी मदद करने की चाह थी, जिसने उस मरे हुए इंसान को भी जिंदगी की कीमत सिखाई थी। इसी अच्छाई ने विनायक की जान भी बचाई थी और उसे ये यकीन भी दिला दिया था कि भूत होते हैं।